पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु से महेंद्र की जिंदगी उजड़ गई। अब गृहस्थी का भार उसके कंधों पर था। बेटी आभा बीए और बेटा अमित एमए फाइनल में पढ़ रहे थे। आभा ठीक से घर को संभालने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए खाना बनाने के लिए सुघड़ महिला मालती को रखा गया। आभा महसूस कर रही थी कि मालती और पिता के बीच कुछ गलत चल रहा है। रोटी खिलाने के बहाने मालती पिता के आसपास ज़्यादा न मंडराए, इसलिए वह मालती को हिदायत देती कि रात का खाना वह बनाकर चली जाए। गर्मा गर्म रोटियां वह पापा को खुद बनाकर खिला देगी। महेंद्र को जब पता चलता है तो वह मालती का पक्ष लेते हुए आभा से कहते हैं कि वह रोटियां उसे ही बनाने दे। आभा किसी भी तरह मालती को काम से हटाना चाहती थी, इसलिए पापा के हर सवाल पर जवाब दिए जा रही थी। पापा पसीने से तरबतर, पता नहीं रोज नहाती भी है या नहीं, पास से निकलती है तो बदबू मारती है। अब तो मैं उसे मना कर ही दिया है, आप उससे कुछ ना कहे। बल्कि मैं तो सोचती हूँ बेकार में 1000 रुपये महीना क्यों जाए, मैं ही खाना बना लिया करूँगी, मुझे खाना बनाने का अभ्यास भी हो जाएगा। अरे नहीं, लगी रहने दो उसे, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसा। बिल्कुल झूठ पापा, मम्मी जैसा तो नानी भी नहीं बना पाती। दादी माँ भी कहती है कि माया जैसा खाना बिरली औरतें ही बना पाती है, पर अब वह बनाने वाली है कहाँ। पापा मैं बनाऊंगी मम्मी जैसा खाना, कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी। अब शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे आभा, उसे लगी रहने दे, उसने हमारे घर के लिए कई घरों का काम छोड़ दिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका आदमी दारूबाज है, उसको मारता पीटता है, इतनी सुघड़ औरत की कदर नहीं करता। पर पापा आपने सबका ठेका तो नहीं लिया। कल से शाम के खाने से उसकी छुट्टी, कहकर पापा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमरे से बाहर निकल गई। पास खड़ा अमित भी सिर हिलाकर मुस्कुरा रहा था। इधर मालती के मुख पर उदासी का आवरण चढ़ गया। सुबह का खाना निपटा कर वह बोली, बेबी तो मैं जाऊं, पर साहब जाते समय कह गए थे कि शाम को नहा कर आया करूं। सुबह के कपड़ों से पसीने की बदबू आती है, इसलिए वह आपकी मम्मी की ये 4 साड़ियाँ ब्लाउज दे गए हैं, ये देखिए। उसने अपने झोले से कपड़े निकाल कर दिखाए तो आभा चकित रह गई। अमित भी पास खड़ा देख रहा था। गुस्से से बोला, जब आभा ने कह दिया कि वह अब खाना बनाएगी, तब तू पीछे क्यों पड़ी है। हम एक सा खाते खाते ऊब गए हैं। जब से मम्मी गई है तेरे हाथ का ही तो खा रहे हैं। अब शाम को नहीं आएगी तू, समझी। भैया जी क्यों एक गरीब के पेट पर लात मार रहे हो। पगार कम मिलेगी तो 4 बच्चों का पेट मैं कैसे भरूंगी। बस मालती, तेरी गरीबी मिटाने को दुनिया में हम ही तो नहीं बचे हैं। और घर पकड़ ले जाकर वे दोनों एक साथ चिल्लाए तो वो आंसू पोंछती बाहर निकल गई। तब दोनों में बहुत देर तक पापा की हरकतों पर चर्चा होती रही। धीरे धीरे शाम को मालती न देख कर पापा उदास रहने लगे। आभा शाम को उनकी पसंद का ही खाना बनाती, एक एक चपाती सेक कर कमरे में दौड़ दौड़ कर पहुंचाती, परंतु वह चुपचाप ही रहते, कुछ न बोलते। मालती सुबह सबको बना कर खिलाती, फिर स्वयं खाकर चुपचाप चली जाती। नित्य के इस नियम से दोनों खुश थे कि इस औरत के चुंगल से उन्होंने पापा को बचा लिया। जब से मालती का शाम का आना बंद हुआ था, पापा 7-8 बजे तक ऑफिस से घर लौटते। जब वे दोनों पूछते तो कह देते कि ऑफिस में बहुत काम था, या किसी दोस्त का नाम लेते कि वहाँ चला गया था। परंतु उस दिन जब अमित ने वह दृश्य देखा तो घबरा कर दौड़ आया। आभा, आज तो देखा उसे, सुनोगी तो सिर थाम लोगी।
आज पापा के साथ मालती कार में उनकी बगल में बैठी थी। मम्मी के जेवर कपड़े पहने हुई थी। पापा उसे होटल ले गए। वहाँ उन्होंने कमरा बुक करवाया। अरे यह क्या हो रहा है? पापा इतने गिर जाएंगे, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? वह सिर पकड़ लिया, कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। घबरा मत आभा, रोने से क्या होगा? कोई उपाय सोचो जिससे उस औरत से पापा को बचा सके। भैया असली जेवर तो सब बैंक में है, यहाँ तो आर्टिफिशियल ही है। क्या वही दे गए हैं पापा? मैं अलमारी का लॉकर देखती हूँ। वह आंसू पोंछती हुई दौड़ी। लाकर खोल कर देखा तो स्तंभ रह गई। डिब्बे खाली पड़े थे, जेवर गायब थे। अच्छा किया जो जेवर बैंक में रख आए, वरना सब चले जाते। दोनों ने चैन की सांस ली। भैया पापा के दोनों खास दोस्तों से बात करें। संभव है पापा उनकी बात मान ले, नहीं तो मामा जी, नानी, बुआ, फूफा जी को फ़ोन करके सब हाल बता दे। बाबूजी पापा से बड़ी हैं, पापा उनका लिहाज भी बहुत करते हैं। नहीं आभा, अभी हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पहले मालती का पीछा कर उनके घर वालों का पता लगाऊंगा, तब तुम मेरा खेल देखना। पापा अपने को बहुत होशियार समझते हैं। मुझको डर लग रहा है कहीं वह कमबख्त इस घर में धरना ना दे दे। अपना इतना बड़ा परिवार छोड़कर क्या वह यहाँ पापा के साथ आ सकेगी? ऐसी औरतें सब कर सकती हैं। अखबार में जब तब पढ़ते नहीं कि अपने 6 बच्चों को छोड़कर फला औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पति बेचारा ढूंढता फिर रहा है। उस औरत को भी क्या कहे? अभी माँ को गए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और पापा को औरत की जरूरत पड़ गई। धिक्कार है। भैया अगर ऐसी नौबत आई तो मैं मामा के घर चली जाऊंगी। वह आंसू पोंछ कर बोली। अपने भैया को बेसहारा छोड़कर तब मैं कहाँ जाऊंगा? तब तो हम दोनों को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। हम किराए का मकान लेकर रह लेंगे, सौतेली माँ की छाह से दूर। तब मामा आदि के पास क्यों जाएंगे भला? इसी शहर में रहेंगे। माँ तुम हम दोनों को बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई? राह दिखाओ मम्मी, हम दोनों कहाँ जाए, क्या करें? अमित का धैर्य भी आंसू बनकर फूट पड़ा। आभा भी रो पड़ी। दूसरे दिन अमित जल्दी घर से निकल कर मालती के इंतजार में स्कूटर लिए छिपा खड़ा था। जैसे ही वह घर से निकली, वह छिपता छिपाता पीछे लग गया। उसका घर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था। अमित ने देखा उसके घर से छिपा कर लाई रोटी सब्जी मालती ने अपने बच्चों और पति में बांट दी। बच्चे खाकर वहाँ यहाँ खेलने निकल गए और जल्दी से अपने घर का काम निपटाकर मालती अपने घर वाले के जाते ही सज धज कर निकली। अमित उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह मेन बाजार में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद पापा गाड़ी लेकर आए। मालती लपक कर कार में बैठ गई। कार फिर उसी होटल की ओर बढ़ी। वे दोनों फिर उसी होटल में जा पहुँचे। अमित लौट आया। दूसरे दिन मालती के घर से निकलते ही वह उसके पति हरिया के पीछे लग गया। घर से जब वह दूर आ गया तब स्कूटर उसके सामने करके खड़ा हो गया। सुनो भैया, हमारे यहाँ ढेरों सामान इकट्ठा है, वह हमें बेचना है। कहाँ है आपका घर? वह खुश होकर बोला। वह है दूर, अब आज नहीं कल ले चलूँगा। वह मालती तुम्हारी घरवाली है? हाँ, तुम कैसे जानते हो? वह बोला। वह हमारे घर के पास ही काम करती है, इसलिए जानता हूँ। इस टाइम वह कहाँ जाती है? वह किसी साहब के यहाँ जाती है, नौकर है वहाँ। परंतु मैंने तो उसे एक साहब के साथ बड़े होटल में जाते देखा। कब, कहाँ? वह आंखें फाड़ कर बोला।
वह तो सज धज कर रोज जाती है, चलो तुम्हें दिखाऊं। बिना कुछ सोचे समझे वह एक तरफ फेंक कर उस के साथ हो लिया। रास्ते भर अमित नमक मिर्च लगाकर ढेरों बातें बताता चला गया। सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। इधर उधर 22 नंबर कमरा खटखटाओ, साहब के साथ मालती जरूर मिलेगी। एक बात और, मेरा जिक्र किसी से मत करना। यही कहना कि मैंने तुम्हें कार में बैठे देखा था, तभी से पीछा करते आया हूँ। हाँ भैया, यही कहूँगा। आज मैं उसकी गति बना कर रहूँगा। कहती थी खाना बनाने जाती हूँ। इतना ही नहीं, ढेर सारी भद्दी गालियाँ बकता हुआ वह कमरे की ओर बढ़ रहा था। अमित एक कुर्सी पर बैठकर आने वाले तूफान का इंतजार करने लगा। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। ऊपर से घसीटते मारते गालियों की बौछार करते वह मालती को नीचे ले आया। चारों ओर भीड़ जुटने लगी। तभी पुलिस भी आ पहुंची। पीछे पीछे भीड़ थी। थोड़ी देर की हुज्जत के बाद अमित ने देखा कि पुलिस वाले पापा का कॉलर पकड़े उन्हें घसीटते नीचे ला रहे हैं। पापा का मुंह लज्जा से लाल पड़ गया था, पर उसे दया नहीं आई। पुलिस वाले गालियां से भाषा में उसे झिंझोड़ रहे थे। शायद वह ऊपर से खासी मरम्मत करके लाए थे। पुलिस वाले ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मालती के मुंह पर भी मारा। उसके मुंह से चीख निकल गई। मुंह से खून बह आया। उसे देखकर पापा पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म से सिर झुकाए वह पुलिस का हाथ झटक कर कार की ओर बढ़े। तभी हरिया ने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा। ए साहब, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी औरत की इज्जत लूटी है तुमने। मैं इसकी डॉक्टरी जांच करवाऊंगा। समझा क्या है तुमने? छोड़ कॉलर, पहले तू अपनी औरत को संभाल, फिर बात कर। जब वह राजी है तो दूसरों को दोष क्यों देता है? तुमने क्यों बहकाया मेरी घरवाली को? पहले उससे पूछ वह क्यों बहकी। साहब, आपको थाने चलना पड़ेगा। पुलिस वाले ने बाँह पकड़ कर खींचा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। वह किसी तरह फंदे से निकलकर कार स्टार्ट कर भाग छूटे। लोग चिल्लाते ही रह गए। इधर अमित भी स्कूटर स्टार्ट कर के घर की ओर रवाना हो गया। आते ही उसने आभा को पूरी घटना कर सुनाई। आभा का मन जहाँ खुश था, वहीं पिता के न आने से दोनों ने रात आंखों ही आंखों में काटी। वे दोनों उनके मोबाइल पर भी बात नहीं कर पाए। दूसरे दिन न मालती आई न पापा। अमित छिप कर मालती के घर के चक्कर लगा आया। वह घर पर जैसे कैद थी। हरिया दरवाजे पर पहरा लगाए बैठा था। जब 3 दिन तक पापा का कुछ पता न लगा तो दोनों ने घबरा कर सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिए। तुरंत ही सब घबरा कर दौड़े आए। घर आकर सब चिंता में पड़ गए। अमित ने अपनी चतुराई की रत्ती भर चर्चा नहीं की। वह पिता की व परिवार की नज़रों में पाक साफ रहना चाहता था। आभा ने भी होंठ नहीं खोले। वे लोग अखबारों में विज्ञापन देने की सोच रहे थे कि दिल्ली से फ़ोन आया कि वह आगरा आदि घूम कर घर लौट रहे हैं। सुनकर सबका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जब वह वापस आए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अमित ने भी ऐसा बना रहा जैसे उसे कुछ मालूम नहीं है। वे दोनों अपने पापा को वापस अपने बीच पाना चाहते थे, शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे। पापा के चेहरे पर भी पश्चाताप साफ नज़र आ रहा था। सबको देखकर वह हैरान हुए न परेशान। यह जरूर बतलाया कि उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया है। वह शीघ्र ही यहाँ से रिसीव होकर चले जाएंगे। तभी एक दिन बुआ ने पास बैठ कर गंभीर स्वर में कहा, महेंद्र, अगर तू चाहे तो कहीं किसी विधवा से या तलाकशुदा से किसी लड़की से बात चलाए। पेपर में विज्ञापन देने
से ढेरों ऑफ़र आ सकते हैं। अरे नहीं दीदी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। माया की याद क्या कभी दिल से निकल सकेगी? अब तो अमित और आभा के लिए सोच रहा हूँ। दोनों को अपने मैच मिल जाए तो घर आबाद हो जाएगा। मैं अमित को बिज़नेस में डालने की सोच रहा हूँ। जब तक इसका कारोबार जमेगा आभा भी एमए कर लेगी। यह मेरा मन नहीं लगता, ना इन बच्चों का लगता है। क्यों अमित? हाँ पापा, अब यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों चहक उठे। तभी उन्होंने अकेले में अमित से पूछा, अमित तुमने उस दिन की घटना किसी से बताई तो नहीं? अमित को समझते देर न लगी कि पापा ने उस दिन उसे घटना वाली जगह पर देख लिया था। बिना घबराए वह बोला, नहीं पापा, मेरी तो समझ में नहीं आया था कि यह क्या हो रहा है। मैं तो रोज की तरह उधर से गुजर रहा था कि झगड़ा और शोर सुनकर उधर आ गया। पता नहीं मालती किसके साथ थी। नाम आपका लग गया। जो हो उससे भूल जाइए पापा। नए शहर में नया माहौल और नए लोग होंगे। आप यहाँ का सब भूल जाए तो अच्छा है। इज्जत आबरू बची रहे, यही सबसे बड़ी बात है। उसे विश्वास हो गया कि पापा को जो ठोकर लगी है वह जिंदगी भर के लिए एक सबक है। सुबह का भूला घर आ गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।